कुछ लोग जुड़ जाएं। हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं चर्चित कवि, आलोचक, संपादक श्री प्रकाश शुक्ल जी। बेहद खुशी का मौका है कि उनका नया कविता संग्रह बाया नई सदी राधा कृष्ण प्रकाशन से छप के आ चुकी है। आज हम सर से बहुत सारी कविताएं भी सुनेंगे इसमें से, और कुछ बातें भी सुनेंगे। सर की कई सारी कविता संग्रह की पुस्तकें हैं, आलोचना पुस्तकें भी हैं। उन्हें वर्तमान साहित्य का मलखान सिंह सिसोदिया पुरस्कार भी मिला है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का नरेश मेहता कविता पुरस्कार, विजय देव नारायण शाही कविता पुरस्कार और शमशेर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैं श्री प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अब अपने इस नए कविता संग्रह से हमें कुछ कविताएं सुनाएं। श्री प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम। सबसे पहले तो मैं राजकमल प्रकाशन समूह के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मेरा यह नया कविता संग्रह वाया नई सदी नाम से उन्होंने प्रकाशित किया है। वाया नई स्पष्ट है और आपने दिखाई, मैं भी अपनी ओर से बतौर लेखक इसे स्क्रीन पर दिखा दूं। वाया नई सदी में कुछ कविताएं ऐसी हैं जो कोरोना काल के दौरान लिखी गई और उसके पहले की भी यहाँ पर कविताएं संकलित हैं। 2014 के बाद अब तक जो कविताएं लिखी गई हैं मेरे द्वारा, उनका यह एक प्रकार से चयन है। पिछले करीब 8 वर्षों में जिन कविताओं को मैंने लिखा, और राजकमल प्रकाशन ने बहुत ही उसके लिए मैं प्रकाशन परिवार के प्रति अपना हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। कविता के बारे में बहुत बोलने का आज अवसर नहीं है, बल्कि कविता पाठ का अवसर है। इतना जरूर है कि कविता लिखने की प्रक्रिया में मैंने लगातार यह महसूस किया कि कविता साहित्य की एक ऐसी विधा है जो अपने समय से लगातार टकराती रहती है और समय की चुनौतियों को सर्वाधिक रूप से अगर कोई विधा साहित्य की व्यक्त करती है तो कविता ही है। यही कारण है कि कविता में प्रेम, क्रांति से लेकर के कई ऐसे समकालीन विषयों पर कविताएं मिल जाती हैं जिनके बारे में कई बार एक तरह का आरोप की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि कविता त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में लिखी गई है। बात त्वरित प्रतिक्रिया की नहीं है, बात संवेदनाओं के विस्फोट का है। चूंकि समाज की
गतिविधियां जैसे जैसे जटिल होती हैं या सामाजिक चुनौतियां जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं, कवि अपनी संवेदनशीलता के दायरे में उन घटनाओं पर अपनी संवेदनात्मक भावाकुल प्रतिक्रिया देता है और शब्दों के माध्यम से वह लिख देता है। जाहिर सी बात है कि केवल प्रतिक्रिया देने मात्र से वह काव्य नहीं हो जाती, उसमें काव्य के तत्व भी शामिल होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने समकालीन चुनौतियों से कविता टकराए नहीं। उदाहरण के लिए पूरे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कविता सोशल मीडिया के माध्यम से, चूंकि वही एक माध्यम था, सतत सक्रिय रही और कई अच्छी कविताएं कई अच्छे कवियों के द्वारा लिखी गई। बल्कि पिछले 2 वर्ष का अगर डेटा इकट्ठा किया जाए तो अपने समय की सर्वाधिक मुखर अभिव्यक्ति अगर किसी विधा में हुई है तो कविता में ही हुई है। अन्य विधाओं में आगे के समय में अभिव्यक्तियां होंगी या कुछ हो रही हैं, लेकिन कविता ने पूरे कोरोना काल में अपने समय को जिस तरह से देखा और उसको जैसा रचा और साथ साथ एक तरह का जीवन को रक्षात्मक बनाने के लिए कविता के माध्यम से उत्साह और उमंग को बनाने की इसने कोशिश की। ये कुछ बातें हैं और इनको मैं ज्यादा विस्तार से नहीं दूंगा। कई बार ऐसे उदात्त और उम्मीद की कविताओं को मैं कोरोजीवी कविताएं नाम से संबोधित भी करता हूँ। वैसी कविताएं भी इस संकलन में हैं और इसके साथ साथ जो कोरोना के काल के पहले जैसा समय था, संदर्भ था, उससे जुड़ी हुई भी कविताएं हैं। इस सदी को बीते केवल 2 दशक हुआ है। इन 2 दशक में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ बदला है। अब इस सदी को 8 दशक बीतना है। इसका मतलब यह नहीं कि वाया नई सदी में जो लिखा गया वो अंतिम है, बल्कि इस सदी के बदलते संदर्भों को इस पुस्तक में देखने का एक काव्यात्मक प्रयास है। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ, कुछ बातों के साथ मैं इस संग्रह से कुछ कविताएं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसकी जो शीर्षक कविता है उसी का पाठ करता हूँ। वाया नई सदी। वाया नई सदी से आपको पता चलेगा कि इस समय को, इस सदी को, इसके बदलते संदर्भों को मैंने किस रूप में देखने की कोशिश की है। तो मैं पढ़ता हूँ, कविता पढ़ता हूँ। यह कैसी वदी है कि सब कुछ वाया नई सदी है। यह कैसी वदी है कि सब कुछ वाया नई सदी है। बगल में बैठी पत्नी है मोहब्बत भी जिनसे एक वाया है, कुछ कुछ जुकर वर्ग की छाया है। बगल में बैठी पत्नी है मोहब्बत भी जिनसे एक वाया है, कुछ कुछ जुकर वर्ग की छाया है। जंगल दहक रहे हैं, जंगल में दहक रहे हैं पलाश, धरती से फूट रहा है लावा, फसलों में लगी है आग फिर भी कहीं कुछ जल नहीं रहा। कविता में उठ रही है लपटें अछोर, शब्द और अर्थ में मचा है रोर, फिर भी उसके ठीक बीचों बीच रखे गए वाक्य में वाया शांति है और सुरक्षा है। कैसा समय है, कैसा समय है कि बलात्कारी भी कर रहा है अपराध वाया राम, और राम है कि लड़ रहे हैं एक धर्म युद्ध वाया रावण, और रावण है कि साध रहा है संकल्प वाया सीता, और सीता है कि बांच रही है अपना जीवन वाया गीता। कितना तनाव है दुनिया में, कितना तनाव है दुनिया में, फिर भी कहीं कुछ दरक नहीं रहा। एक वाया ने दूसरे को संतुलित कर रखा है और दूसरे ने तीसरे को।
सदी की यही विशेषता है कि कुछ भी संकट में नहीं। सदी की यही विशेषता है कि कुछ भी संकट में नहीं है, सब कुछ सहज और संतुलन में है। नई सदी ने पहन रखा है कवच, नई सदी ने पहन रखा है कवच, वाया का एक मजबूत कवच हर अगले वाया को व्यवस्थित करता हुआ, हर अगले वाया को व्यवस्थित करता हुआ। तो ये कविता नई सदी। अब इसके और कविता पढ़ता हूं। अब अगली कविता है भरोसा। दिन बहुत उदास है, रात है भारी। दिन बहुत उदास है, रात है भारी। भोर है कि थकी थकी, सुबह पड़ी है अलसाई। रास्ता लंबा है, भीड़ से अटा पड़ा। रास्ता लंबा है, भीड़ से अटा पड़ा। सब हैं, बहुत हैं, काफी है। सब हैं, बहुत हैं, काफी हैं, फिर भी कोई नहीं जिससे बन सके बात। कुछ पेड़ हैं इधर उधर जो चुप हैं और देख रहे हैं हर क्षण बदलते हुए दृश्य को। कुछ पेड़ हैं इधर उधर जो चुप हैं और देख रहे हैं हर क्षण बदलते हुए दृश्य को। समय करवट ले रहा है, समय करवट ले रहा है और शाम आकर टिक गई है पत्तों पर। एक चिड़िया ले आई है कुछ तिनके। एक चिड़िया ले आई है कुछ तिनके, झड़ रही है अंधेरे की पाखें। और सुबह का भरोसा अब इसी चिड़िया से है, और सुबह का भरोसा अब इसी चिड़िया से। तो ये भरोसा कविता थी। अगली कविता मैं पढ़ रहा हूं, गाय। हमारे समय के करुण इतिहास पर हिंसा की दर्ज अभिलाषाओं में महामौन की तरह खड़ी है एक गाय, जो अभी अभी खूंटे पर आई है लहू लुहान। वह शुद्धता के हर पहलू के विरुद्ध महाकरुणा का एक बृहद आख्यान रच रही है, और संस्कृत के सूने गलियारे में मुक्ति का अर्थ खोजती हुई सभ्यता के सुदीर्घ सूनेपन में हतभागे किसान की तरह कराह रही है। हतभागे किसान की तरह कराह रही है। उसके अंग अंग में लिपटी है कुछ तख्तियां, उसके अंग अंग में लिपटी हैं कुछ तख्तियां, जिसमें दर्ज हैं एक पूरे परिवार की हत्याएं जो उसके नाम पर की गईं, जिनसे वह अनजान थी। उसके अंग अंग में लिपटी हैं कुछ तख्तियां जिनमें दर्ज है एक पूरे परिवार की हत्याएं जो उसके नाम पर की गईं, जिनसे वह अनजान थी। यह हुक्म की तामील ही थी जिसमें एक अखलाक छुड़ दिया जाता है और कई अन्य चेहरों की पैमाइश की जाती है। यह हुक्म की तामील ही थी जिसमें एक अखलाक छुड़ दिया जाता है और कई अन्य चेहरों की पैमाइश की जाती है। हमारे स्वाधीन भूगोल पर समाधिस्थ कीर्ति की तरह, हमारे स्वाधीन भूगोल पर समाधिस्थ कीर्ति की तरह खड़ी है यह गाय। आज अपने गाय होने पर बहुत दुखी है। हालांकि उसके आसपास जो रक्षक खड़े हैं उनमें गजब की सामूहिक सहमति है। सामूहिकता में एक ताकत है और ताकत के सिर पर सनक होती है। यह कमजोर रक्षक भी जानता है। जानना उसके लिए उस मुहावरे से अनजान होना है। जानना उसके लिए उस मुहावरे से अनजान होना है जिसमें एक सीधी सरलगाय हिंसक पशु में बदल दी जाती है और नाना प्रकार की पशुता को छूट देती हुई अपने ही मुहावरे की हत्या कर बैठती है। आज की सबसे बड़ी चुनौती यह मुहावरा ही, आज की सबसे बड़ी चुनौती यह मुहावरा ही है कि गाय होना, गाय जैसा
होना नहीं है, कि गाय होना गाय होने जैसा नहीं है। मुहावरे बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि प्रतिरोध की सभी बड़ी बातें मुहावरे में ही दर्ज होती है। गाय एक मुहावरा है, और मुहावरे का अर्थ एक कवि के ख्यालात से नहीं, आज शासक के हुक्म से तय होता है। गाय एक मुहावरा है, और मुहावरे का अर्थ एक कवि के ख्यालात से नहीं, आज शासक के हुक्म से तय होता है। अगली कविता है देवदारू की दुनिया। कुछ वर्ष पहले मैं शिमला में था, और शिमला में, शिमला के आसपास मनाली में देवदारू के बड़े विशाल वृक्ष हैं। तो घूमते टहलते उन देवदारू को देखते, उसके सानिध्य में कुछ दिन बिताते, यह कविता मैंने लिखी थी। इसका उपशीर्षक है शिमला की एक सुबह। वहां पर उच्च अध्ययन संस्थान में बड़े विशाल वृक्ष हैं देवदारू के। कविता पढ़ता हूं। देवदारू की दुनिया। मेरी देह स्मृति की आंच में पकी और संघर्ष के पसीने से छकी है। मेरी देह स्मृति की आंच में पकी और संघर्ष के पसीने से छकी है। इसे बेवक्त मौसम की मार भी अपने जड़ सिक्त आकाशीय संकल्प से विचलित नहीं कर सकती। इसे बेमौसम की मार भी अपने जड़ सिक्त आकाशीय संकल्प से विचलित नहीं कर सकती। मेरी फैली हुई भुजाएं महज भुजाएं नहीं है। मेरी फैली हुई भुजाएं महज भुजाएं नहीं है। ये हर नवागंतुक के स्वागत को आतुर बिछा हुआ वक्ष है, जहां से मेरी जड़ें सांस लेती हैं, जहां से मेरी जड़ें सांस लेती हैं। जिसने भी कान लगाकर मुझे मेरी जड़ों में कुछ कहना चाहा, मैंने उसे सुना और अगले तक सुनाया। मैंने उसे सुना और अगले तक सुनाया। मुझे मेरी ऊंचाई में मत दे, मुझे मेरी ऊंचाई में मत देखो। यह भी सोचो कि नुकीले पथरीले किनारों पर उगा हुआ मैं अपनी पातालमयी जाने कितनी रात जगाऊं। मेरे तने हुए तन के नीचे कितनी रोएदार नशे हैं। कभी इसको भी सोचो तो जान पाओगे, अकड़ना व तनना एक ही नहीं होता। मेरे तने हुए तन के नीचे कितनी रोएदार नशे हैं। कभी इसको भी सोचो तो जान पाओगे, अकड़ना और तनना एक ही नहीं होता। अकड़ना अपनी नसों में खिंच जाना है, जबकि तनना अपने हर रेशे को सही जगह पाना है। जबकि तनना अपने हर रेशे को सही जगह पाना है। अगली कविता छोटी कविता है चाहत। इससे अच्छी बात एक जीवन में क्या हो सकती है कि जिसे दया की तरह जीते हुए देखूं, उसमें एक छोटे से अस्तित्व का संचार कर सकूं। इससे अच्छी बात एक जीवन में क्या हो सकती है कि जिसे दया की तरह जीते हुए देखूं, उसमें एक छोटे से अस्तित्व का संचार कर सकूं और शरद की सुनहरी धूप की तरह देह की जड़ों तक गुदगुदाती अपनी छोटी सी कविता साझा कर सकूं, अपनी छोटी सी कविता साझा कर सकूं। अगली कविता है नियम। नियम जिसने भी बनाया उसे पता था कि इसे यम के पास जाना है। नियम जिसने भी बनाया
उसे पता था कि इसे यम के पास जाना है। बारात लेकर जो भी निकला, बारात लेकर जो भी निकला, उसे पता था कि रात होगी और बार बार होगी। बारात लेकर जो भी निकला, उसे पता था कि रात होगी और बार बार होगी। बरसात के अपने नियम होते हैं, रस के लिए इसे टूटना ही होता है। बरसात के अपने नियम होते हैं, रस के लिए इसे टूटना ही होता है। जीवन में जितना जो सफल है, उतना ही वह फल का मारा है। जीवन में जितना जो सफल है, उतना ही वह फल का मारा है। फल के अपने नियम हैं, सार्थकता के लिए गलना उसकी नियति है। फल के अपने नियम हैं, सार्थकता के लिए गलना उसकी अपनी नियति है। नियति के नियम भी अजीब होते हैं, नियति के नियम भी अजीब होते हैं। जब वे टूटते हैं, एक हंसमुख जीवन आकार लेता है और एक खिलखिलाता हुआ कवि जन्म लेता है। नियति के नियम भी अजीब होते हैं, जब वे टूटते हैं, एक हंसमुख जीवन आकार लेता है और एक खिलखिलाता हुआ कवि जन्म लेता है। एक कविता है, तुम ना बदले, तुम ना बदले। जिस किसी से इसका संबंध हो, सारी दुनिया बदल गई पर तुम ना बदले, सारी दुनिया बदल गई पर तुम ना बदले। कुंठाओं के आंचल में, कुंठाओं के आंचल में क्या अब भी सुबका करते हो? कुंठाओं के आंचल में क्या अब भी सुबका करते हो? या अभिलाषाओं के तुंग गगन में कुछ भटके अटके फिरते हो? कितनी सामें गुजर गई, कितनी सामें गुजर गई, तारों के दिन भी याद नहीं। रातें डूबी, बातें उबी, सुबह सिहरती जगी यही। दुनिया के जंगल से गुजरे पत्ते कितने उतर गए, दुनिया के जंगल से गुजरे पत्ते कितने उतर गए। चढ़ी नदी के अंतस्थल के मोती कितने सूख गए। सब कुछ बदला, बादल बदले, धरती बदली, हालत बदले, हम भी बदले, वे भी बदले, दुनिया बदली, सागर बदले, सब बदले पर तुम न बदले, सब बदले पर तुम न बदले। एक कविता है, कमरा। इसमें फुटनोट लगा हुआ है, जिस किसी से इसका संबंध हो। तुम एक कमरा लेते थे, मैं तुम्हें पूरी धरती देने को तैयार हूं। तुम एक कमरा लेते थे, मैं तुम्हें पूरी धरती देने को तैयार हूं। तुम मुझे हिमालय भेज रहे थे, मैं तुम्हें पूरा आकाश सौंपता हूं। तुम मुझे हिमालय भेज रहे थे, मैं तुम्हें पूरा आकाश सौंपता हूं। कमरे के भीतर दुबके हुए विधाता, तुम जहां भी रहोगे, धरती आकाश पाताल, तुम्हें यह कमरा महालया के इस सीलन भरे मौसम में पितरों की मुक्ति की तरह परेशान करता रहेगा। तुम कितने भोले हो प्यारे, इतना भी नहीं समझते। तुम कितने भोले हो प्यारे, इतना भी नहीं समझते कि जीवन में सृजन का सुख कब्रों के भीतर से नहीं मिला करता। तुम कितने भोले हो प्यारे, कि इतना भी नहीं समझते कि जीवन में सृजन का सुख कमरों के भीतर से नहीं मिला करता। यह वहां से शुरू होता है जहां से कमरे की दीवारें विसर्जित होती हैं। यह वहां से शुरू होता है जहां से कमरे की दीवारें विसर्जित होती हैं। अगली कविता है, विकास। सबसे पहले उत्तर का लाल किला, फिर ताजमहल, फिर चित्तौड़गढ़, फिर दक्षिण, पूरब और पश्चिम की दिशाएं, फिर नदियां, तालाब, सरोवर, घाट, हाट, टाट, शहर, मोहल्ला और गलियां, और फिर इनका उनका सबका विकास होगा। इनका उनका सबका विकास होगा। एक दिन आएगा कि कोई नहीं होगा, होगा भी तो कुछ नहीं कहेगा।
कहेगा भी तो कोई आवाज नहीं होगी, अगर आवाज भी रही तो अर्थ नहीं होगा। सरकार होगी लेकिन शासित नहीं होगा, प्रेम होगा लेकिन कंपन नहीं होगा, बादल होंगे लेकिन नमी नहीं होगी, आग रहेगी लेकिन ताप नहीं होगा, क्रुद्ध होगा लेकिन क्रोध नहीं होगा, क्रुद्ध होगा लेकिन क्रोध नहीं होगा, रक्षक होंगे लेकिन रक्षार्थ कुछ भी नहीं होगा। और तब वे अपने वर्तमान से मुक्त होकर एक शानदार विरासत का जश्न मनाएंगे, मानव मुक्त विकास का जश्न, मानव मुक्त विकास का जश्न। एक कविता है बाढ़ और उसके बाद। ये बाढ़ के संदर्भ में लिखी कविता है और जहां मैं रहता हूं उसका समय समय पर प्रकोप रहता है और समय समय पर हर कुछ वर्ष बाद गंगा यहाँ पर पुलकित होकर के आती रहती है। तो बाढ़ और उसके बाद ये कविता है। पानी लौटा बादल लौटे लौटे घर परिवार, पानी लौटा बादल लौटे लौटे घर परिवार, बीच सड़क पर झाड़ू लौटी लौटी आंखें चार। पानी लौटा बादल लौटे लौटे घर परिवार, बीच सड़क पर झाड़ू लौटी लौटी आंखें चार। ताल तलैया शांत हुई जब, ताल तलैया शांत हुई जब, लौटा दुख अपार, भीतर दहका शोर शराबा बाहर करता रार। उसी समय एक कचकच करती आ पहुंची थी द्वार। कचकचिया पक्षी का संदर्भ यहाँ पर है। उसी समय एक कचकच करती आ पहुंची थी द्वार, फुदक फुदक कर जश्न मनाती आंगन की गुलजार। मस्त मगन इनकी उछाल में, मस्त मगन इनकी उछाल में, हम सब हुए निहाल। दुखी पेड़ का पल्लव लहरा लौटी उसकी चाल, विकल भाव का अंत हुआ तब, विकल भाव का अंत हुआ तब, लौटा सकल समाज। हम लौटे तो ये भी लौटी जैसे लौटा राज, हम लौटे तो ये भी लौटी जैसे लौटा राज। एक कविता इसमें है गुलमोहर। यह पैंडेमिक के दौरान लिखी हुई कविता है और ठीक इसी मौसम में लिखी गई कविता है, यानी मई का मौसम था और 2020 में कोरोना के फर्स्ट लॉकडाउन में, और घूमते टहलते सब कुछ बंद ही था, लेकिन उसमें पेड़ पौधे वनस्पतियां पक्षी ही लहराते हुए दिखाई देते थे, वो चाहे गुलमोहर हो चाहे बबूल हो। और ये मौसम जो वैसाख का मौसम है, चैत बैसाख के मौसम में और जेठ के मौसम में गुलमोहर ही लहराता है। तो उस गुलमोहर पर ये लिखी कविता है। धूप खड़ी है हवा स्तब्ध है, धूप खड़ी है हवा स्तब्ध है, जेठ की धरती पपड़िया गई है, पगडंडियां चिलचिला रही है। जेठ की धरती पपड़िया गई है, पगडंडियां चिलचिला रही हैं, सड़क सुनसान है और आदमी अपनी ही छाया में कैद है। सड़क सुनसान है और आदमी अपनी ही छाया में कैद है। एक जहर है जिसमें पूरी बस्ती नीली हो गई है, एक जहर है जिसमें पूरी बस्ती नीली हो गई है। बचा है बस सुर्ख गुलमोहर, बचा है बस सुर्ख गुलमोहर, जो अपने चटक चटक लाल रंगों में अभी भी खिलखिला रहा है, जो अपने चटक लाल रंगों में अभी भी खिलखिला रहा है। सबसे नई कविता जो इस संग्रह में है और अद्यतन वो है केवल युद्ध, जो इसी मार्च के आखिरी सप्ताह में लिखी कविता थी, वो भी इसमें है। और अभी आप देख ही रहे हैं कि युद्ध की क्या स्थिति है, तो उसे ही पढ़ता हूं। केवल युद्ध, क्रुद्ध शासक लड़ रहे हैं युद्ध, क्षुब्ध हैं संबुद्ध, आसमान से बरस रहे हैं गोले, और बुद्ध हैं कि बंकर में छुप गए।
क्रुद्ध शासक लड़ रहे हैं युद्ध, क्षुब्ध है संबुद्ध, आसमान से बरस रहे हैं गोले, और बुद्ध हैं कि बंकर में छुप गए हैं। रुद्ध कंठ से निकलते हैं शब्द कि आदमी को नहीं हारना है, कि आदमी को नहीं हारना है, कि महामारी अभी नहीं गई है, कि जमीन को अभी नहीं दरकना है, कि आते हुए शिशु की किलकारी से लिखे जाने हैं अभी कई कई सूत्र, कि दंदनाता हुआ दगता है एक गोला, घर के एक कोने को दग्ध करता हुआ, कि दंदनाता हुआ दगता है एक गोला, घर के एक कोने को दग्ध करता हुआ। नागरिक सुन रहे हैं बिलखती हुई आवाजें, नागरिक सुन रहे हैं बिलखती हुई आवाजें, इतिहास में बनी है आवाजाही, मीडिया से उठ रही हैं खबरें कि दहशत में है हरियाली, कि दहशत में है हरियाली, बारूद के ढेर में जल रहे हैं दरख्त, बारूद के जेल में, बारूद के ढेर में जल रहे हैं दरख्त, आकाश के फेफड़े को भर रहा है धुआं, समुद्र सोख रहा है दुख, और ज्वालामुखी के मुंह पर दहक रही है करुणा। सरहदें उदास हैं, सरहदें उदास हैं, पक्षी दुबक गए हैं कोटर में, चारागाहों में लग गई है आग, खेत बदल रहे हैं मरुथल में, जहां सूरज लगातार बंजर हो रहा है। यह एक सभ्य समाज की पशुता है, यह एक सभ्य समाज की पशुता है, जहां अपनी भूमिका से अनजान हर कोई दूसरे की भूमिका पर उठा रहा है सवाल, और उत्तर में चीखता है बस एक ही शब्द, केवल युद्ध, केवल युद्ध, केवल युद्ध। तो ये कविता है, एकाध कविताएं और, एक कविता और मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसमें ये आखिरी कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ संग्रह की। यह धूप सेकने का समय नहीं, यह धूप सेकने का समय नहीं। ये शीर्षक है। बहुत दिन बाद सूरज निकला है, बहुत दिन बाद सूरज निकला है, धूप खिली है, मौसम में हिमपाती चुभन है, और रोओं को मथती हवा चल रही है। घर आंगन में सूरज को रोकना है, घर आंगन में सूरज को रोकना है, समझ नहीं आ रहा किसका ओट दूं, शहर ओक कर रहे हैं, धुएं में घुटन है, नदी पलटकर रेत बन गई है, एक नाव है जो मुंह तोप कर रो रही है, एक नाव है जो मुंह तोप कर रो रही है, जिंदगी है कि कचरे की मानिंद कराह रही है, जिंदगी है कि कचरे की मानिंद कराह रही है, आसपास से आ रही है आवाजें, कुछ आजाद ख्याल लोग निकल पड़े हैं सड़कों पर, वातावरण फिर भी बहुत नम है, चलो एक दीवार खोजते हैं यारों, चलो एक दीवार खोजते हैं यारों, टिकाते हैं पीठ और सो जाते हैं, घुटनों को एक दूसरे पर तहियाते हुए, आज सूरज को घुटनों में कैद कर लेना है, आज सूरज को घुटनों में कैद कर लेना है, यह धूप सेकने का नहीं, सूरज को सूखने का समय है, यह धूप सेकने का नहीं, सूरज को सूखने का समय है। तो ये कुछ कविताएं थी जिनके साथ मैं आपके सम्मुख था और जिनका पाठ कर रहा था। इसमें ऐसी बहुत कविताएं हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी लगेंगी, कविताओं के बहुत सारे रंग आपको इसमें दिखाई देंगे, और जाहिर सी बात है कि ज्यादा कविता पढ़ दूंगा तो कई बार ऐसा भी लगेगा कविता सुन ही लिया, इसलिए ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को थोड़ा चस्का लगाने की मैंने कोशिश की है कि देखिए एक स्वाद, तो मुझे उम्मीद है कि इन कविताओं के रंग
इन कविताओं में जो विविधताएं होंगी, इनमें जो जीवन गति होगी, इनमें जो जीवन छवियां होंगी, और निश्चित रूप से आप श्रोताओं को, आप पाठकों को जो यहाँ जुड़े रहे, दृश्य और अदृश्य भाव से उन्हें पसंद आई होंगी। आप इस संग्रह की कविताओं को खुद भी पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि कविताओं के पढ़ने के बाद आप खुद भी अपने भीतर एक बदलाव महसूस करेंगे, और साथ ही जो समय का तनाव था, उत्तर कोरोना का जो पक्ष था, वह भी आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। इसमें एक कविता उत्तर कोरोना नाम से भी संकलित है, जो लंबी कविता है, इसका पाठ मैंने नहीं किया है। आप सब जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जब ये संग्रह उठाया सर, तो मुझे मतलब पहली जो कविता है इसमें, यह कैसा समय है, तो उसकी जो 2 लाइन है, 2 पंक्तियां जो ऊपर की हैं, पढ़ दीजिए जरूर अनुपम, आप भी पढ़िए, कुछ पढ़ दीजिए। यह कैसा समय है जिसकी सबसे ज्यादा हम बात करते हैं, वही हमारे जीवन में अनुपस्थित रहता है। अब देखिए, मतलब ये हर आयाम को छूती हुई कविता है। मुझे तो इस दूसरी पंक्ति के तुरंत बाद जो दिमाग में खटकता है वो होता है कि सच की हम सबसे ज्यादा बात करते हैं। सच गाया हुआ है। वो जो तुलसीदास ने लिखा है ना कि वो रामायण अनुहरत सिख जग भयो भारत भीत, तुलसी सठकी को सुने कलि कुचाल की रीत। कि लोग पढ़ते तो रामायण है, लेकिन करते महाभारत है। तो यह जो समय का संतरास है ना, यही है। और इसी को आदि कवि वाल्मीकि से लेकर के, या उसके पहले जाइए तो माइथोलॉजी में जिसे हनुमान जी को कहा गया पहला महान कवि, कहा गया धरती का, दुनिया का पहला कवि, तो हनुमान जी वाल्मीकि से होते हुए और बिल्कुल युवता पीढ़ी तक चले आइए, तो हर कवि यही खोज रहा है, मतलब इसी का उत्तर खोज रहा है। हर कवियों ने ही उत्तर खोज रहा, अपने समय के हर कवि ने। आखिरकार ये कैसे होता है कि हम पाठ तो रामायण का करते हैं और जीते महाभारत है। जी, मैं बहुत अच्छी कविताएं मतलब सुन रहा था पास में रह के। मैं अपने सभी श्रोताओं से मतलब अपील करता हूं कि वो ये किताब खरीदे। बहुत अच्छी कविताएं हैं, पढ़ेंगे मजा आएगा। मैंने भी पढ़ी, मुझे अच्छी लगी। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि अब यह जो पुस्तक का कवर है, जो राजकुमार प्रकाशन ने बनाया है वाया नई सदी की डिजाइन, ये मुझे जब सबसे पहले मिला था तब भी मैं प्रशंसा किया, तो आज भी जिसने भी, मैं नहीं जानता इसका कवर डिजाइन किसने किया है, वो तो प्रकाशन समूह का हिस्सा होगा वो अपने तरीके से, लेकिन कवर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी अब तक की जो भी पुस्तकें, उनमें सबसे सुंदर कवर मुझे ये लगा है। दरअसल ये भी मतलब किताब को देखने का, परखने का ये भी एक अच्छा पक्ष है कि किताब का प्रोडक्शन कितना सुंदर हो सके। नहीं, इसमें कवर और ये तो है, बहुत सुंदर किताब है। तो जितने भी श्रोता जुड़े रहे, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आए और अपनी कविताएं हमें सुनाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं स्क्रीन पर कुछ नहीं देख पा रहा हूँ कि कौन यहाँ पर है, कौन नहीं है। अभी इसके बाद देखूंगा तो फिर मैं सबको अभी सप्रेम अभिवादन यहाँ से मैं भेजता हूँ अपने सभी श्रोताओं को, अपने सभी पाठकों के प्रति। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम, आपका भी कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत आभार। शुक्रिया सर।